हो रहा है। उन्होंने देखा कि नाव ने अचानक दिशा बदल दी और तेजी से उनकी ओर बढ़ी। पीछे से गोलीबारी करने वाले बड़े जहाज ने भी पीछा किया। नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं। जोरो ने तुरंत छोटी नाव का इरादा समझ लिया और जल्दी से ललित से पाल घुमाने को कहा। यहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, बीच में फंसने से बचने के लिए। दुर्भाग्य से वे सचमुच बदकिस्मत थे। पीछे से आ रहे बड़े जहाज ने इसी समय एक गोला दागा, लेकिन नाव पर लगने के बजाय वह लफी की नाव के पालों को चीरता हुआ निकल गया। एक क्लिक की आवाज के साथ पाल टूटने लगा और नीचे की ओर झुकने लगा। ओह, कितना बदकिस्मत! ललित ने अपनी नाव की तरफ देखा। नाव टूट गई है, अब हम कैसे चलेंगे? चुप रहो। क्या तुम अब भी नाव के बारे में चिंतित हो? जोरो खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाया, हम डूब जाएंगे। जोरो जैसे ही पतवार लेकर नाव चलाने लगा, पीछा की हुई नाव उन दोनों की नाव के पास से गुजरी। तभी दोनों ने नारंगी बालों वाली एक बड़ी आंखों वाली लड़की को देखा। तभी अचानक एक बक्सा उछलकर ललित और जोरो के पास आ गिरा। अलविदा। नारंगी बालों वाली लड़की ने जोरो और ललित की तरफ जीभ निकाली और तेजी से नाव चलाना जारी रखा। उसने अपना सामान क्यों फेंक दिया? ललित ने हैरानी से डिब्बे की ओर देखा। बेवकूफ, हमें फंसाया जा रहा है। जोरो का माथा नीली नसों से भरा हुआ था। ललित अभी भी हैरान था, लेकिन इससे पहले कि वे दोनों बच पाते, वे जहाज में फंस गए। बिना पाल वाली छोटी नाव कैसे बचकर निकल सकती थी? इसलिए बड़े जहाज के पास आने के बाद जोरो को पता चला कि यह वास्तव में एक समुद्री डाकू जहाज था। कैप्टन बंटी, हमने उन्हें पकड़ लिया है। उन्होंने जहाज से एक आवाज सुनी और फिर एक धमाके के साथ कई समुद्री डाकू मुंह में चाकू लिए समुद्री डाकू जहाज से जोरो और ललित की ओर कूद पड़े। अरे यार, ये तो बग्गी के समुद्री डाकू निकले। जोरो ने जैसे ही ये सुना, उसे तुरंत इस समुद्री डाकू समूह का नाम याद आ गया। बड़ी लाल नाक वाला बंटी धनुष में प्रकट हुआ और नीचे जोरो और ललित पर झपटा। तुम कमीनों, मुझे मेरा बक्सा वापस दो। जोरो और ललित निर्दोष थे, इसलिए उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया और समुद्री डाकुओं को बक्सा ले जाने दिया। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बॉक्स खाली था। न केवल ललित और जोरो बल्कि बंटी भी धोखा खा गए। बंटी ने दूरबीन से डिब्बा देखा और सोचा कि इस बार वह वापस आ गया है। नतीजा यह हुआ कि जब डिब्बा खाली हुआ तो वह तुरंत गुस्से से भर गया। पकड़ो इन्हें। बंटी ने जोरो और ललित की ओर इशारा किया। अरे लाल नाक वाले! ललित बहुत परेशान था। हम उस औरत को जानते ही नहीं, हमें क्यों पकड़ा जाए? चुप रहो। बंटी ने ललित को उसे लाल नाक वाला कहते सुना, जो और भी ज्यादा परेशान करने वाला था। तुमने महान कैप्टन बंटी को क्या कहा? जोरो ने अपने चारों ओर बंटी पायरेट्स के सदस्यों को देखा। बिना एक शब्द कहे उसने अपनी कमर पर तलवारें खींच लीं। बंटी समुद्री डाकू एक गंभीर मुस्कान के साथ नाव में कूद गए और दोनों पर हमला किया, लेकिन जोरो ने उन्हें सब्जियों की तरह काट दिया और समुद्र में फेंक दिया। यह जानकर कि उसके मातहत जोरो और ललित के विरोधी बिल्कुल नहीं थे, बंटी गुस्से से भर गया। उसने हाथ हिलाकर अपने आदमियों को तोप चलाने का आदेश दिया। फिर जहाज के किनारे से तोप का मुंह नीचे करके दोनों लोगों की नावों पर निशाना साधा। सावधान! जोरो को ऊपर की स्थिति का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक उसने तोप की आवाज नहीं सुनी। नतीजतन वह ललित को किनारे खींचने में ही कामयाब रहा और अगले ही पल दोनों की नाव उड़कर टुकड़े टुकड़े हो गई। ललित एक शैतान फल उपयोग करता था। जब वह पानी में गिरा तो अचानक शक्तिहीन हो गया, लेकिन सौभाग्य से जोरो तैर सकता था, इसलिए उसने उसे समुद्र की सतह पर खींच लिया। लफी की लाचार सूरत देखकर जोरो बुदबुदाया, यह तो वाकई परेशानी वाली बात है।
लेकिन उसे बग्गी की नाव पर चढ़ना ही था। नावों के सतह पर आने के बाद दोनों स्वाभाविक रूप से घिर गए थे, लेकिन ललित अपनी शक्तिहीनता से उबर नहीं पाया था। जोरो का सामना केवल बंटी समुद्री लुटेरों से था। अरे तुम चोरों ने मेरे कैप्टन बग्गी के नक्शे चुराने की हिम्मत कैसे की? बंटी ने जोरो की तरफ देखा और दांत पीस लिए। वो लड़की तुम लोगों के साथ है ना? जब मैं उसे पकड़ लूंगा तो उसे अपना गुलाम बना लूंगा। अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो तुम जो चाहो कर सकते हो। जोरो ने अपनी कमर से एक तलवार निकाली और उसे मुंह में दबा लिया और बाकी दो तलवारें बंटी की ओर तान दीं। तुम वही जोकर बंटी हो, है ना? बिल्कुल वही जिसे मैं ढूंढ रहा था। तुम्हें ढूंढने में मुझे ज़माने लग गए और अब तुम मेरे दरवाजे पर आने की पहल कर रहे हो, जिससे मैं भटकने और इधर-उधर भागने से बच जाऊंगा। बंटी को नहीं पता था कि जोरो कौन है, लेकिन जब काबाजी ने बुग्गी के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए तो बंटी तुरंत समझ गया। खैर, तुम तो समुद्री डाकू शिकारी निकले, बंटी ने कड़वाहट से कहा, और तुम तो तलवारबाज हो। मुझे सबसे ज्यादा नफरत तलवारों वाले समुद्री डाकू शिकारियों से है। रोरोनोआ जोरो, तुम बहुत बदकिस्मत हो कि तुम्हें यहाँ कैप्टन बंटी मिला। चलो मैं खुद ही तुम्हारा निपटारा कर देता हूँ। अगर वह ईशान को नहीं हरा सकता था तो उसके पास तलवारों से लैस दूसरे समुद्री डाकू शिकारियों पर अपना गुस्सा उतारने के अलावा कोई चारा नहीं था। बदकिस्मती से जोरो के करियर और हमले के अंदाज ने बग्गी की बुरी यादें ताज़ा कर दीं। हालांकि जोरो आत्मविश्वास से भरा था और बंटी के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था, लेकिन यह दुख की बात है कि बग्गी की शैतान फल क्षमता उसके जैसे तलवारबाज के लिए एक कठिन प्रतिकार है। बंटी, जो किसी भी स्लैश से नहीं डरता, ने जोरो की गर्वित तलवारबाजी को बेकार बना दिया। समुद्र में भीगने के बाद ललित एक कमजोर स्थिति में था और मदद नहीं कर सकता था। अंत में बकी की चालाकी ने जोरो को धोखा दिया और आखिरकार उसे फिर से पकड़ लिया गया। इस बार ललित के साथ बंटी ने दोनों को बांध दिया। यह कहना होगा कि जोरो के पास अब बंटी का सामना करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। ईस्ट ब्लू के कई बड़े समुद्री लुटेरों में बंटी द क्लाउन को सबसे ताकतवर कहा जा सकता है। वह न सिर्फ कुछ शैतानी फल इस्तेमाल करने वालों में से एक है, बल्कि उसकी पृष्ठभूमि भी दुष्ट है। अगर यह आदमी चुपचाप रहकर अपने खजाने की खोज में व्यस्त न रहता तो वह ईस्ट ब्लू का सबसे ज्यादा इनाम पाने वाला समुद्री डाकू बन सकता था। इस बार उसने इतनी धूमधाम से छोटी नाव का पीछा किया और उस पर हमला किया क्योंकि वह महिला चोर उनकी नाव पर थी और उसने एक नक्शा चुरा लिया था जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था। ललित और जोरो को पकड़ने के बाद बंटी ने उन्हें बंद कर दिया। हालांकि जोरो बहुत नाराज था क्योंकि वे उस महिला को जानते तक नहीं थे और उन्हें फंसाया गया था, लेकिन बंटी को उनके मुंह से निकली एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ। कौन जाने ये उसका ध्यान भटकाने के लिए एक जाल हो। इसलिए बंटी ने जोरो और ललित को साफ साफ बता दिया कि अगर नारंगी बालों वाली महिला कल चार्ट वापस नहीं लाएगी तो महान कैप्टन बंटी उन्हें एक बड़े पत्थर से बांधकर समुद्र में फेंक देगा। उसने वादा किया कि वह उनके शरीर से मछलियों को खाना खिलाएगा। इस तरह ललित और जोरो एक भारी लोहे के पिंजरे में बंद हो गए और बाहर बंटी पायरेट्स के लोग बंदूकों के साथ उनकी रखवाली कर रहे थे, उन्हें भागने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे थे। हालांकि रात होने के बाद एक व्यक्ति बंटी समुद्री डाकू जहाज पर चुपके से आ गया। दिन में ललित की तरफ खाली डिब्बा फेंकने वाली औरत वही थी। अगर ईशान वहां होता तो वह उसे एक नजर में पहचान लेता क्योंकि वो तो बस नैना ही थी। जब ईशान उससे मिला था तब की तुलना में नैना अब काफी बड़ी हो गई है। हालांकि वह अभी भी थोड़ी जवान दिखती है, लेकिन धीरे धीरे वह दुबली पतली किशोरी से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई है।
हालांकि दिन के समय बग्गी के पीछा से बचने के लिए उसे ललित और जोरो को चारे के रूप में इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन दयालु नैना अभी भी यह नहीं सोच पा रही थी कि उसकी वजह से दो निर्दोष लोग मारे जाएंगे, इसलिए वह अंधेरी रात में उनके पास से वापस आ गई। अपने हाथ में एक छड़ी लेकर उसने पहरेदारी कर रहे बंटी समुद्री डाकुओं को मार गिराया, फिर चाबी चुराई, पिंजरा खोला और उन दोनों को मुक्त कर दिया। यह तुम हो? जब जोरो ने नैना को देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाया और जोर से बुदबुदाया, तुम एक दुष्ट औरत हो, तुमने वापस आने की भी हिम्मत की। उन्हें नैना ने कमर पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हें बचाने आई हूं। अगर तुम्हें अच्छा न लगे तो तुम वापस पिंजरे में जा सकते हो। क्या दुस्साहस है? तुम ऐसा सुझाव कैसे दे सकते हो? जोरो गुस्से से बोला, अगर तुम न होते तो क्या हम बंटी समुद्री डाकू के हाथों पकड़े जाते? दोनों धीमी आवाज में झगड़ने लगे, लेकिन नासमझ ललित जोर से हंसा और बोला, हाँ हाँ, लगता है हमें समुद्र में फेंककर मछलियों को खाना नहीं खिलाना चाहिए, शुक्रिया। शायद यही भाग्य है, हालांकि यह मूल कहानी से कुछ अलग है। अंततः ललित और जोरो फिर भी नैना से मिले। जल्दी ही वे तीनों बग्गी के जहाज से उतर गए। हालांकि जहाज पर मौजूद दूसरे समुद्री लुटेरों ने जल्द ही स्तब्ध गार्डों को खोज लिया। जब उन्हें पता चला कि कुछ घुसपैठियों ने कैदियों को रिहा कर दिया है, तो बंटी आगब बूला हो गया और उसने तुरंत उनका पीछा करने का आदेश दिया। हालांकि रात ने तीनों को अच्छी सुरक्षा प्रदान की और वे अगले दिन सुबह होने तक खतरे से बाहर नहीं थे। बातचीत करते समय ललित और जोरो को नामिस का नाम पता चला। जहां तक नैना के यहां आने और बग्गी के ग्रैंड लाइन चार्ट को चुराने का सवाल है, तो इसमें वास्तव में कोई शामिल था। जब ईशान ईस्ट ब्लू से निकला तो उसने अरलोंग समुद्री डाकुओं के समूह को हरा दिया और उनके नेता को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि नैना उस समय उसके साथ नहीं गई थी, लेकिन ईशान को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने सोचा कि अगर वह यहीं रहे और भविष्य में ललित से मिले तो बेहतर होगा। अगर वह ललित के साथ बाहर जाने को तैयार हो तो ईशान पर इसका कोई असर नहीं होगा। हालांकि यह तब तक नहीं हुआ जब तक ईशान कुछ मछुआरों के साथ मारिजोआ से भाग नहीं गया और उसकी मुलाकात जयदेव से नहीं हुई, और फिर उससे उसे पता चला कि अरलोंग, जिसे पकड़ लिया गया था, को मरीन ने चुपके से रिहा कर दिया था। क्योंकि अरलोंग सन पायरेट्स का सदस्य हुआ करता था, जिसका मतलब है कि उसका जयदेव शिचिबुकाई से कोई नाता जरूर है। उस समय ईशान को लगा कि अगर अरलोंग को रिहा कर दिया गया तो नैना मुश्किल में पड़ सकती है। हालांकि अरलोंग को नैना की चाट बनाने की क्षमता की जरूरत थी, वह उसे मारेगा नहीं, लेकिन वह उसके साथ मूल कथानक से ज्यादा सतर्कता से पेश जरूर आएगा। दुर्भाग्यवश ईशान उस समय ग्रैंड लाइन के दूसरे भाग में पहुंच चुका था, जो उसकी पहुंच से बाहर था। हालांकि बाद में ईशान एक बार फिर ईस्ट ब्लू में लौट आया, क्योंकि वह कुनीना के जागने से सुखद आश्चर्यचकित था और उसे ढूंढना था। उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, इसलिए वह लापरवाह था। ऐसी बात याद रखने का कोई तरीका नहीं था। नैना इयान की साथी या करीबी दोस्त भी नहीं थी और ईशान हर समय उसके बारे में नहीं सोचता था। पायरेट्स अचीवमेंट सिस्टम के रॉन की तरह, हालांकि तितली प्रभाव ने इस दुनिया में चीजें थोड़ी बदल दी। दरअसल जब अरलोंग को चुपके से रिहा किया गया तो वह फिर से कोकोयासी गांव वापस गया और वहां के गांव वालों को बताया कि दुःस्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ है। नैना ने तब ईशान से उसे देखते ही मार डालने के लिए कहा, जिससे अरलोंग के मन में रंजिश पैदा हो गई। इसलिए गांव लौटने के बाद अरलोंग ने सबसे पहले नैना को पीटा। उस समय नैमिस ने सबसे पहले सोचा कि वह ईशान से फिर से मदद मांगे, लेकिन वह यह भी जानती थी कि यह असंभव है और ईशान पहले ही ईस्ट ब्लू छोड़ चुका था। अरलोंग ने उसे पीटने के बाद भी जाने नहीं दिया, बल्कि
उसे गुलाम बना लिया और उसे अपने लिए चाट बनाने के लिए मजबूर किया तथा गांव को छुड़ाने की लागत मूल 100 मिलियन बेरीज से बढ़ाकर 200 मिलियन कर दी गई। इसका मतलब यह है कि वह नामिस के उपयोगी मूल्य को पूरी तरह से निचोड़ सकता है। हालांकि किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि अरलोंग बहुत लंबे समय तक उग्र नहीं रहा था, क्योंकि एक अप्रत्याशित व्यक्ति चारों ओर प्रकट हुआ था। रानी, हाँ, यह ईशान द्वारा उत्पन्न तितली प्रभाव है। लोगेटाउन मरीन में शामिल होने के बाद से कुलिना सूर्या द्वारा काफी भारी पड़ गई है। उसे पदोन्नति पाने और अपनी टीम का नेतृत्व करने, समुद्री लुटेरों का सफाया करने में ज्यादा समय नहीं लगा। असुर फल खाने वाले कुइना में असाधारण शक्ति है। उसने अकेले ही ईस्ट ब्लू के ज्यादातर समुद्री लुटेरों को पकड़ा है। कुछ समय पहले कुइना अपनी टीम को कोकोयासी गांव में ले आई और फिर ईशान के समान अत्याचारी रवैये के साथ उसने सीधे मछुआरे समुद्री डाकुओं को हराया और अरलोंग को फिर से गिरफ्तार कर लिया। कुरिना उस गांव में प्रकट हुई क्योंकि उसे पता चला कि जब ईशान लोगेटाउन समुद्री बेस में तलवारबाजी प्रशिक्षक था तो वह अपने सैनिकों को प्रशिक्षण देने के नाम पर कोकोयासी गांव में भी एक टीम लेकर आया था। इसी बीच उसने अरलोंग को गिरफ्तार कर लिया। मूल रूप से यह ईस्ट ब्लू में ईशान की कहानी के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन एक दिन ताशिगी के साथ बातचीत करते समय उसने उसे यह कहते हुए सुना कि अरलोंग, जिसे गिरफ्तार किया गया था, रिहा हो गया और वापस आ गया, जिससे लोगेटाउन के नौसैनिकों के प्रयास व्यर्थ हो गए। कुरिना ने जब यह सुना तो उसने इस बात को अपने दिल में बिठा लिया। उसकी राय में अरलोंग को रिहा कर दिया गया है और उसका बड़ा भाई ईशान यह बात सुनकर खुश नहीं होगा। यान की बहन के बारे में चिंतित होने के कारण कुरिना ने सोचा कि उसके लिए सब कुछ ठीक करना जरूरी है। अरलोंग को आसानी से पराजित कर दिया गया और उसे पुनः न्याय के कटघरे में लाया गया। इसके अलावा अरलोंग को फिर से गुप्त रूप से रिहा होने से रोकने के लिए कुरिना ने बड़ी चतुराई से रिकॉर्ड में लॉकडाउन युद्धपोत पर हमला करने का अपराध जोड़ दिया। यह निश्चित रूप से एक झूठा आरोप है, लेकिन इस तरह यदि विश्व सरकार उसे फिर से रिहा करना चाहती है तो उन्हें नौसैनिकों से सहमति लेनी चाहिए। उस समय ईशान यही नहीं कर सकता था। वह बेस में नाम मात्र का तलवारबाजी प्रशिक्षक था, लेकिन कुइना एक कमांडर है, इसलिए कुइना वो कर सकता था जो ईशान नहीं कर सकता था। इसके अलावा उन्हें यकीन नहीं था कि सरकार दोबारा ऐसा करेगी। अगर वे ऐसे ही बदमाशों को रिहा करते रहेंगे तो मरीन इन लोगों को रोकने की जहमत क्यों उठाएंगे। इस आरोप के साथ अरलोंग को ग्रैंड लाइन की G3 शाखा को हिरासत में सौंप दिया गया। हो सकता है कि उसे सीधे इम्पेल डाउन भेज दिया जाए। अरलोंग इस बार सचमुच वापस नहीं आ सकता। इसलिए विचलन फिर से प्रकट हुआ और नैना ने ललित के प्रकट होने और अरलोंग से निपटने में उसकी मदद करने की प्रतीक्षा नहीं की। हालांकि अरलोंग की गिरफ्तारी की 2 घटनाओं के बाद नैना को एहसास हुआ कि शायद उसका अपना अस्तित्व कोकोयासी गांव के लिए अच्छी बात नहीं थी। वह जानती थी कि महान चाट बनाने की उसकी क्षमता कुछ समुद्री डाकुओं के ध्यान का केंद्र होगी और जल्द ही या बाद में मुसीबतें उसे ढूंढ लेंगी, इसलिए उसने खुद को छोड़ने का फैसला किया। पीछे मुड़कर देखने पर उसे वास्तव में इस बात का पछतावा हुआ कि उसने इयान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। उसका गांव छोड़ने का फैसला सिर्फ गांव की सुरक्षा के लिए नहीं था, बल्कि वह पूरे विश्व का नक्शा बनाने के अपने सपने को भी पूरा करना चाहती थी। इस दौरान नैना ईस्ट ब्लू में रह रही है। अपनी पुरानी आदतों की वजह से उसकी मुलाकात बंटी पायरेट्स से हुई और वह उसका ग्रैंड लाइन चार्ट छीनने से खुद को नहीं रोक पाई। हालांकि इससे उसे सही जगह का पता चला और उसकी मुलाकात ललित और जोरो से हुई। किस्मत ने साथ दिया और अब भी वे साथ साथ घूमते फिरते हैं। लगभग 20 दिन बाद ईस्ट ब्लू,
लॉकडाउन मरीन बेस में समय शांतिपूर्वक बीत गया। बेस का प्रमुख सूर्या एक अखबार पकड़े हुए था और वह अपने मुंह में लगी सिगार की राख को झाड़ना भी भूल गया था। अखबार में एक बड़ी हेडलाइन छपी थी जिसमें कहा गया था, डॉन क्विजोटे डो फ्लैमिंगो को उसकी शिचिबुकाई उपाधि से वंचित कर दिया गया। और शीर्षक के नीचे दो बड़ी तस्वीरें हैं। एक में डो फ्लैमिंगो अपने धूप के चश्मे के साथ बहुत दुष्ट दिख रहा है। यह तस्वीर वास्तव में उसके पुराने वांटेड पोस्टर से थी और नीचे उसके नए जारी किए गए इनाम की एक लंबी संख्या है। ड्रेसरोसा घटना कई दिनों की जांच के बाद आखिरकार निष्कर्ष पर पहुंची। हालांकि वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, उस समय द्वीप पर 4 शिचिबुकाई और एक एडमिरल मौजूद थे जो डो फ्लामिंगो के अपराधों के गवाह थे, और साथ ही इतने सारे खुफिया कर्मचारी और विश्व सरकार के अधिकारी भी रिपोर्ट कर रहे थे। इसलिए विश्व सरकार ने आखिरकार डोफी से उसकी शिचिबुकाई उपाधि छीनने और उसे फिर से वांछित घोषित करने का फैसला किया। उसे सीधे 70 करोड़ बेरीज का इनाम मिला। डो फ्लेमिंगो के पुराने इनाम 340 मिलियन बेरीज की तुलना में, जो कि शिचिबुकाई बनने से पहले था, इस बार उसका इनाम सीधे दोगुना हो गया। सूर्या डो फ्लामिंगो से पहले भी मिल चुका है। जब वह मरीन मुख्यालय में था, ईस्ट ब्लू में तबादले से पहले, उसने इस आदमी को एक से ज्यादा बार देखा था। पहले तो सूर्या को लगा कि यह आदमी बहुत ही खतरनाक है। हर बार उसे देखकर उसे बेचैनी होती थी और वह सोचता रहता था कि क्या इतने दुष्ट आदमी को शिचिबुकाई बनाना एक समझदारी भरा फैसला था। लेकिन यह मरीन मुख्यालय और विश्व सरकार का संयुक्त निर्णय था। सूर्या जैसा छोटा कर्नल इसे बदल नहीं सकता था। अब डो फ्लेमिंगो के अपराधों का पर्दाफाश हो गया था, जिससे सूर्या को राहत मिली, लेकिन जब उसने नीचे दी गई तस्वीर देखी तो वह स्तब्ध रह गया। सूर्या इस दूसरी तस्वीर वाले लड़के से भी बहुत परिचित थे, एक युवक जिसने चोटीदार बालों के साथ भालू की टोपी पहनी हुई थी, नंगे सीने के साथ एक बिना आस्तीन का विंडब्रेकर, और उसके दाहिने हाथ पर बंधी पट्टी के किनारे पर एक प्रतीकात्मक घंटी। सूर्या की नजर में ईशान बेशर्म पागल। बस उसे नहीं पता कि यह तस्वीर किसने खींची। यह तब खींची गई थी जब ईशान ने ड्रेसरोसा पर सेनबोनजाकुरा के बंकाई का इस्तेमाल किया था और ड्रॉट जैक से लड़ाई की थी। इसलिए लोगों के दिमाग में जो बात बैठ गई वह थी उसके फैले हुए पंखों वाली मुद्रा। इसलिए जब सूर्या ने यह तस्वीर देखी तो वह हक्का बक्का रह गया। अखबार में उस समय दोनों पक्षों के बीच हुई लड़ाई का साफ जिक्र था। उसमें यह भी साफ लिखा था कि ईशान ने ड्रेसरोसा द्वीप को एक ही वार में 2 टुकड़ों में काट दिया था। हे भगवान! सूर्या ने जटिल मनोदशा में अपना सिगार डुबोया। वह छोटा सा शैतान और भी मजबूत होता जा रहा है। क्या मेरे लिए इस छोटे से शांत क्षेत्र में रहना वास्तव में एक अच्छा निर्णय है? दरअसल ईशान से परिचय ज्यादा पुराना नहीं है। स्मोकर को ईशान की ज्यादातर यादें तलवारबाजी के प्रशिक्षक के रूप में ही याद हैं। उस समय सूर्या ईशान को हराने में सक्षम था, लेकिन अब मुझे तो लगता है कि वह अपनी त्वचा पर खरोंच भी नहीं लगा सकता। इसमें कोई शक नहीं कि इयान की मौजूदा उपलब्धियों ने सूर्या को पहले ही प्रेरित कर दिया है। हालांकि उसे ईस्ट ब्लू में इसलिए भेजा गया था क्योंकि उसे बेरर की समस्या थी, लेकिन जब वह पहली बार आया था तो सूर्या के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि चीजें कैसे काम करती हैं। इसलिए उसने दुनिया में जाने और इस ब्लू में अपना समय बर्बाद न करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। सूर्या ईशान से बड़ा है, इसलिए यह स्वीकार करना कठिन है कि कोई छोटा लड़का उससे आगे निकल सकता है। तभी मेज पर रखा डैन डैन मुशी बज उठा और सूर्या ने फोन उठाया, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। सामने वाले व्यक्ति को तो जैसे इसकी आदत सी हो गई थी,
उसने सीधे कहा, सूर्या, तुमने शायद अखबार देख लिया होगा। कोई विचार है? हिना, मुझे मत छेड़ो। सूर्या मुंह फुलाकर बोला, तुम भी उस बदमाश को अच्छी तरह जानती हो, अब हम क्या कर सकते हैं? हिना यह सुनकर हंस पड़ी और बोली, हिना, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो यह तुम पर निर्भर है। तुम एडमिरल कुजान से बात कर सकती हो, शायद वह तुम्हें मरीन मुख्यालय लौटने में मदद कर दें। तुमने ईस्ट ब्लू में काफी समय बर्बाद कर दिया है। मौका मिला तो फिर आऊंगा। सूर्या बोला, और कुछ है क्या? हिना ने दृढ़ता से कहा, हाँ, एडमिरल कुजान खबर लेकर आए थे कि ईशान अचानक चला गया है, और लगता है कि वह फायर फिस्ट आरव के साथ था। उसे शक है कि वे ब्लैकबियर्ड का शिकार करना चाहते हैं। ईशान हमेशा ऐसी चीजों में शामिल रहता है जिनके परिणामों को नियंत्रित करना अक्सर मुश्किल होता है। इसलिए एडमिरल कुजान ने मुझे आपसे यह कहने के लिए कहा है कि अगर ईस्ट ब्लू में ब्लैकबियर्ड से आपका सामना होता है तो आपको उसे गिरफ्तार करने और उसे न्याय के कटघरे में लाने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए, वरना ईशान हमेशा की तरह इस मामले को लेकर जरूर हंगामा खड़ा कर देगा। मैं समझ गया। सूर्या ने कहा, अगर टीच ईस्ट ब्लू में दिखाई देता है तो मैं उससे निपट लूंगा। दरअसल इस समय सिर्फ सूर्या को ही खबर नहीं मिली थी। बाकी 3 महासागरों में और ग्रैंड लाइन के पहले हिस्से में लगभग सभी नौसैनिकों को इसी तरह के नोटिस मिले थे, जिसमें कहा गया था कि अगर उन्हें ब्लैकबियर्ड का पता चल जाए तो तुरंत कार्रवाई करें और उसके समूह को सीधे गिरफ्तार कर लें। वह ब्लैक ड्रैगन ईशान को हर समय अपनी मनमानी करने नहीं दे सकता। आज के ब्लैकबियर्ड ने मरीन का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन हर कोई टीच के असली खतरे को नहीं जानता है। हालांकि वह व्हाइटबियर्ड समुद्री डाकुओं से अलग हो गया था, लेकिन इससे पहले वह बिना किसी इनाम या पृष्ठभूमि के एक अज्ञात समुद्री डाकू था। इसलिए कई समुद्री बलों ने सोचा कि टीच एक वास्तविक खतरा नहीं था, इसलिए चीजों को बढ़ने से रोकने के लिए यह आदेश दिया गया था। शायद यह तब तक पता नहीं चलेगा कि यह आदमी कितना भयानक है जब तक उन्हें उससे लड़ने का मौका नहीं मिलता। जब सूर्या ने स्पीकर बंद किया तो उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। अंदर आओ, सूर्या ने बात शुरू की। एक समुद्री सैनिक हांफता हुआ आया, तुरंत खड़ा हुआ और सूचना दी, कर्नल सूर्या, फांसी के मंच चौक पर समुद्री डाकू उत्पात मचा रहे हैं। ओह, कौन सा समुद्री डाकू समूह? सूर्या ने पूछा। मुझे नहीं पता, यह एक स्ट्रॉ हैट पहने हुए बदमाश है, सिपाही ने कहा। वह मचान पर चढ़ गया। धिक्कार है इन लोगों पर, इसे नीचे उतारो। सूर्या बोला, लेकिन रुको, क्या कोई उस मचान पर चढ़ सकता है? इसकी मरम्मत हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। अगर यह फिर से गिर गया तो क्या होगा? लेकिन सिपाही हकलाते हुए बोला, लेकिन बंटी समुद्री डाकू भी दिखाई दिए, और ऐसा लगता है कि वे स्ट्रॉ हैट वाले बच्चे को पकड़ना चाहते हैं। जैसे ही सूर्या ने बंटी का नाम सुना, उसने तुरंत इसे गंभीरता से लिया, अपना कोट और हथियार उठाया और सैनिक को आदेश दिया, तुरंत मेजर कुइना और ताशिगी को सूचित करें, मैं खुद देखने जा रहा हूं। अरलोंग समुद्री लुटेरों को पकड़ने में अपनी पिछली उपलब्धियों के कारण कुरिना अब मेजर तक पहुंच गई है, लेकिन ताशिगी अभी भी सार्जेंट थी। इस बारे में वह कुछ नहीं कर सकती। दोनों के बीच का अंतर अथाह है। जिस समय लॉकडाउन मरीन दुनिया के दूसरी ओर बाल्टिगो द्वीप पर एकत्रित हो रहे थे, उसी समय साबो, काजल और फिशमैन हैक बेस पर वापस आए थे। साबो भारी मात्रा में हथियार लेकर लौटा। स्वाभाविक रूप से उसे जल्द से जल्द क्रांतिकारी सेना के नेता ड्रैगन के पास रिपोर्ट करना था। हालांकि ड्रैगन उसकी पहुंच से बाहर था और उसे बताया गया कि नेता काफी देर से बाहर गया हुआ है। सच में सर ड्रैगन कहाँ गए?
साबो थोड़ा उलझन में था। वो तो हमेशा लोगों के साथ बाहर जाते थे, वो अकेले क्यों चले गए? लोगेटाउन, कुइना और ताशिगी जल्द ही सूर्या से मिलने आए और साथ ही वहां मौजूद नौसैनिकों को चौक के दोनों ओर के समुद्री डाकुओं के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी भी मिली। खुफिया जानकारी के मुताबिक ये बंटी और स्ट्रॉ हैट नाम के दो समुद्री डाकू हैं। सूर्या ने उन दोनों से कहा, हम सबने इस जोकर बंटी के बारे में सुना है, लेकिन स्ट्रॉ हैट समुद्री डाकू कोई नया गिरोह लगता है जो हाल ही में सामने आया है। कैप्टन का नाम ललित है और वह समुद्री डाकू शिकारी रोरोनोआ जोरो के साथ है। हालांकि सूर्या ने बोलना जारी रखा, लेकिन कुइना ने जब अपने छोटे भाई का नाम सुना तो वह उसकी बात नहीं सुन सकी। जोरो? वह यहाँ कैसे आया? और वह कब से समुद्री डाकू बन गया? लॉकडाउन में अपने प्रवास के दौरान कुइना ने समुद्री डाकू शिकारी जोरो के उदय के बारे में सुना। हालांकि जोरो अपने आत्मसम्मान की वजह से उसे ढूंढने लोगेटाउन नहीं आया। खैर, यह भी हो सकता है कि वह चाहता तो था, पर अपनी विकलांगता और दिशाज्ञान की कमी के कारण नहीं आ पाया। दूसरे शब्दों में, कुइना उसकी उपलब्धियों से बहुत खुश थी, हालांकि उसने उसे देखा नहीं था। कुइना जोरो की खबरों पर ध्यान दे रही थी और उसे पता था कि जितेंद्र और योसाकू के मार्गदर्शन की बदौलत उसने द्वीप छोड़ते ही समुद्री डाकू शिकार के धंधे में कदम रख दिया था। कुइना को अपने छोटे भाई के इयान के मूल रास्ते पर चलने में कोई बुराई नहीं लगी, क्योंकि उनके दिलों में ईशान उनका आदर्श है। हालांकि कुइना ने कभी नहीं सोचा था कि जोरो न सिर्फ ईशान की तरह एक समुद्री डाकू शिकारी के रूप में शुरुआत करेगा, बल्कि जल्द ही उसी तरह एक समुद्री डाकू बन जाएगा। बस फर्क इतना है कि जोरो ईशान से बहुत पहले समुद्री डाकू बन गया था। आखिरकार ईशान ग्रैंड लाइन में प्रवेश करने के बाद एक समुद्री डाकू बन गया, लेकिन उस समय ईशान के पास एक शक्तिशाली समुद्री के सामने खुद को बचाने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। और अब जोरो के पास क्या है? विशेष रूप से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उसने स्वयं कोई समुद्री डाकू समूह स्थापित किया था, बल्कि वह किसी और के समूह में शामिल हो गया था, जो अप्रत्याशित था। किसी कारण से कुइना को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि जोरो बहुत आवेगी था। आठ सूर्या से आदेश पाकर कुइना बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। वह देखना चाहती थी कि उसके साथ कैसा कैप्टन है। कौन उसके भाई को समुद्री डाकू शिकारी की पहचान छोड़कर उसके साथ समुद्री डाकू बनकर समुद्र में जाने के लिए मजबूर कर सकता है। वह जोरो के विकल्पों और रास्ते में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, लेकिन अगर जोरो कोई बहुत बुरा निर्णय लेता है तो बड़ी बहन होने के नाते उसके लिए चीजों को सही करना आवश्यक है। कहना पड़ेगा कि तीनों भाई बहन एक दूसरे के लिए बहुत चिंतित हैं। जोरो के बारे में कुइना के विचार कुइना के बारे में इयान के विचारों जैसे ही थे। निकलते समय ताशिगी ने अपना चश्मा पहना और आसमान की ओर देखा। बहुत गर्मी है, शायद कोई तूफान आने वाला है। बकवास मत करो, लगे रहो, सूर्या ने बिना पीछे देखे कहा। तीनों सैनिक जल्दी से मरीन सैनिकों को फांसी के मंच पर ले आए। चूंकि घटनास्थल पर बहुत सारे दर्शक मौजूद थे, इसलिए सैनिकों को पहले उस जगह को घेरना पड़ा। मरीन के तीनों नेता बेहतर दृश्य देखने के लिए ऊपर चले गए। परिणामस्वरूप पहली चीज जो उन्होंने देखी वह यह थी कि समुद्री डाकू बंटी ने ललित को फांसी के तख्ते पर दबा दिया और घोषणा की कि उसे अभी फांसी दे दी जाएगी। पता चला कि कुत्ते एक दूसरे को काट रहे हैं। सूर्या ने ठंडी सांस ली और सूंघा। क्या हमें अभी हमला करना चाहिए? एक मरीन सैनिक ने सूर्या से पूछा। अरे पगले, इतनी जल्दी क्यों? सूर्या ने हाथ जोड़कर कहा, इसे समुद्री लुटेरों की दुश्मनी कहते हैं, तो इसमें हमारा ही फायदा है। हमें बस जीतने वाले ग्रुप को हराना है।
सुनो, जैसे ही उस बदमाश का सिर कटेगा हम तुरंत कार्रवाई करेंगे और बंटी और उसके साथियों को पकड़ लेंगे। पिछली बार यही आदमी फांसी के चबूतरे पर आया था और खूब उत्पात मचाया था, पर बच निकला था, इसलिए हमें इसे अभी पकड़ना होगा। जी हाँ सर। सैनिक तुरंत सावधान होकर खड़े हो गए और सलामी दी। कुरिना ने उसके बगल में कुछ नहीं कहा, लेकिन वह ललित को घूर रही थी। वह समझ गई कि स्ट्रॉ हैट ब्रैट नाम का लड़का जोरो का कप्तान था। सच में वो हरा शैवाल वाला मूर्ख इतना अंधा क्यों है? तुम्हें अपना कप्तान बनाने के लिए तुम्हारे जैसा ही मूर्ख कहाँ से मिल गया? और लगता है वो जल्द ही मरने वाला है। खैर, अगर पुआल टोपी वाला लड़का मर गया तो जोरो शायद समुद्री डाकू नहीं रहेगा। फांसी के मंच पर बंटी को एहसास ही नहीं हुआ कि उसे मरीन ने घेर लिया है। उसने लफी के सिर पर पैर रखा और कहा, और क्या कहना चाहती हो? महान समुद्री डाकू बंटी इतना दयालु है कि उसने तुम्हें आखिरी शब्द कहने का मौका दिया। ललित काफी देर तक मुस्कुराता रहा और अचानक चौक में सभी पर जोर से चिल्लाया, मैं वह आदमी हूँ जो समुद्री डाकू राजा बनने जा रहा है। हालांकि उनकी बातों से वहां मौजूद लोगों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि वे कुछ हद तक मजाकिया लगे। लोगेटाउन के निवासी होने के नाते वहां के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि समुद्री लुटेरों के बादशाह रवि को बरसों पहले इसी फांसी के चबूतरे पर फांसी दी गई थी, और स्ट्रॉ हैट वाले उस बदमाश को दुनिया कितनी विशाल है यह अंदाजा न होने पर भी उसने यहाँ यह वाक्य चिल्लाकर कहा था कि उसे भी इसी जगह पर मार दिया जाएगा। कैसी विडंबना है। बंटी को भी ये मजाक लगा, पर उसने ज्यादा सोचा नहीं। उसने तलवार उठाई और लफी के सिर पर वार करने ही वाला था। इस समय जोरो वहां पहुंचा और यह देखकर कि ललित मारा जाने वाला है, वह जल्दी से चिल्लाया, अब अपनी तलवार गिरा दो। जोरो की उपस्थिति देखकर कुरिना आश्चर्यचकित हो गया। उसने खिड़की से नीचे देखा तो जोरो और काले सूट में एक गोरा आदमी ललित को बचाने की कोशिश करते हुए फांसी के मंच की ओर तेजी से भागते हुए दिखाई दिए। वो मूर्ख। कुरिना अपनी मुट्ठी भींचे बिना नहीं रह सकी। वह जानती थी कि जब जोरो ने यह कहा और घटनास्थल के पास पहुंचा तो मरीन सैनिकों ने उसे समुद्री डाकुओं के समूह का सदस्य बता दिया था। जब स्ट्रॉ हैट वाला बदमाश मरेगा तो सूर्या उसे भी गिरफ्तार करने का आदेश जरूर देगा। बहुत देर हो चुकी थी। जोरो और संजय बग्गी के दल में उलझे हुए थे और वे फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंच सके। ललित ने भी यह अच्छी तरह देख लिया था, इसलिए वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और जोरो और संजय से बोला, माफ करना, मैं मरने वाला हूं। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि सूर्या यह दृश्य देखकर हैरान रह गया, यहाँ तक कि लोगटाउन के लोग भी अचंभित रह गए। मृत समुद्री डाकू राजा रवि की तरह ललित भी मरने से पहले हंसा। धमाका। जब सबने सोचा कि स्ट्रॉ हैट वाले बच्चे को बंटी मार डालेगा, तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी और प्रकाश की एक विशाल किरण लोगों की दृष्टि के क्षेत्र को पार करती हुई फांसी के मंच पर गिर पड़ी। बग्गी का ब्लेड उसी क्षण बिजली की छड़ में बदल गया, जिससे उस पर बिजली गिर गई। फांसी की मेज पर भी हमला हुआ और वह आग की लपटों में घिर गई। बिजली गिरने से बंटी को लकवा मार गया और वह तुरंत काला पड़ गया, लेकिन ललित ठीक था क्योंकि वह रबर से बना था, इसलिए अनगिनत लोगों की नजरों के सामने एक स्ट्रॉ हैट गिर गया और फिर ललित ने उसे बिना किसी चोट के उठा लिया। ललित को लोगों की नजरों के सामने चमत्कारिक ढंग से बचा लिया गया, जबकि उसी समय आसमान से भारी बारिश हो रही थी। इस मौके का फायदा उठाकर जोरो और संजय ललित के साथ भाग गए। अरे मेजर कुइना। सूर्या ने अपने सिगार को काटते हुए बिना सिर घुमाए कुइना से पूछा, क्या तुमने कभी किसी समुद्री डाकू को फांसी की तख्ती पर मुस्कुराते देखा है? कुरिना भी बहुत हैरान थी,
इसलिए जब उसने उसकी बातें सुनी तो वह अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सकी। 22 साल पहले फांसी पर चढ़ाए गए समुद्री डाकू राजा रवि की तरह स्ट्रॉ हैट वाला वह लड़का भी हंसा। सूर्या को बस ठंडा पसीना आ गया। उसे पता नहीं क्यों, पर उसने उस पल लड़के के बगल में रोजर्स की धुंधली परछाई देखी। पकड़ो इसे, इस बदमाश को जरूर गिरफ्तार करो। धूम्रपान करने वाले का दिल बार बार यही कह रहा था। कुइना, ताशिगी, तुम दोनों आगे बढ़ो और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का पीछा करो। सूर्या ने कहा, जैसे ही मैं सब कुछ साफ कर लूंगा बंटी पायरेट्स को पकड़ लूंगा। हाँ कर्नल। कुरिना और ताशिगी ने सलामी दी और अपनी तलवारें लेकर बाहर निकल पड़े। इस समय मरीन आगे बढ़े, जबकि बंटी और अलविदा ललित का पीछा करने निकल पड़े। इसी समय सूर्या वहां पहुंचा और उसकी बाहें धुएं में बदल गईं, जिससे बंटी और बाकी लोग सीधे बंध गए। दुर्भाग्यवश बंटी समुद्री डाकुओं को मरीनों ने तुरंत रस्सियों से बांध दिया और उन्हें पूरी तरह से पकड़ लिया गया। मेरी मोटरसाइकिल तैयार करो। और स्ट्रॉ हैट किस तरफ गया? सूर्या ने पूछा। यह जानने के बाद कि स्ट्रॉ हैट समुद्री डाकू पश्चिमी बंदरगाह की ओर जा रहे हैं, सूर्या अपनी मोटरसाइकिल पर रवाना हो गया। और इसी समय ताशिगी एक कदम आगे था। उसने एक शॉर्टकट लिया और जोरोस की दिशा को अवरुद्ध कर दिया। संजय ने कुइना को पहले भी बाराती रेस्तरां में देखा था और जब उसने ताशिगी को देखा तो वह चौंक गया, क्योंकि वह कुइना की हूबहू प्रतिरूप थी। वाह, वह औरत बहुत ताकतवर है, सावधान! संजय भागते हुए चिल्लाया। हालांकि जोरो ने ऐसा नहीं सोचा था, क्योंकि शहर में तलवार खरीदते समय उसकी मुलाकात ताशिगी से हुई थी। शुरुआत में तो उसने सोचा कि ताशिगी ही कुइना है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह महिला नहीं थी जिसके बारे में वह सोच रहा था। इसलिए जब ताशिगी प्रकट हुआ तो जोरो ने दौड़कर वार किया, जिससे ललित और अन्य लोग आगे निकल गए। लेकिन इसी बीच कुइना भी आ गई। ललित और बाकी लोग दौड़कर वहां पहुंचने ही वाले थे कि उसने रास्ता तोड़ दिया, जमीन में से एक खाई खोद दी और उनका रास्ता रोक दिया। जोरो! कुइना ने दूर से जोरो पर चिल्लाया। जोरो उस समय ताशिगी से लड़ रहा था। जैसे ही उसने एक और हूबहू इंसान को देखा, वह दंग रह गया। आप कहाँ हैं? वाह, ये तो एक जैसे लग रहे हैं। ललित ने ताशिगी और कुइना को बारी बारी से देखा और जोरो से पूछा, क्या तुम इन्हें जानते हो? चुप रहो। कुइना ने ललित की ओर इशारा किया और जोरो से गंभीरता से पूछा, जोरो, क्या तुम इस बेवकूफ का कप्तान बनकर पीछा करोगे? ललित ने बेवकूफी से संजय से पूछा, वह किसके बारे में बात कर रही है? संजय अपना चेहरा छुपाने से खुद को नहीं रोक सका और बुदबुदाया, वह तुम्हारे बारे में बात कर रही है। जोरो ने अपनी तलवार घुमाई और ताशिगी पर जोर से वार किया। फिर बोला, तुम्हें इसकी क्या परवाह है कि मैं समुद्र में किसके साथ जाऊंगा? इस मूर्ख का पीछा करने से तुम मर जाओगे। कुइना चिल्लाया। ये दोनों जब भी मिलते हैं, झगड़ते हैं, ये तो आम बात है, लेकिन इस बार तो और भी ज्यादा। कुइना की बातें सुनकर जोरो खुद को रोक नहीं पाया और फूट पड़ा। उसने कुइना की तरफ अपनी तलवार से इशारा किया, तुम भी मेरे साथ बच्चों जैसा व्यवहार क्यों करते हो? अगर वो मुझसे पहले समुद्र में चला जाए तो तुम भी मुझसे पहले समुद्र में चले जाओ। तुम दोनों अपना अपना रास्ता चुन लो। अब मेरी बारी है, तुम लोग फिर से मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। जोरो वास्तव में थोड़ा नाराज था, चाहे वह ईशान हो या कुइना। ऐसे दो उत्कृष्ट भाई बहनों के साथ जोरो बहुत दबाव में था। इस वाक्य से कुइना को जोरो की मासूमियत का पता चला। वास्तव में वह केवल जोरो की भलाई के बारे में परवाह करती थी, उसे अपने लक्ष्यों को पूरा करने से रोकना नहीं चाहती थी।
इसलिए कुइना चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। लेकिन बेवकूफ ललित अचानक बाहर आ गया और आग की लपटों में घिर गया। उसने नाराजगी से भौहें चढ़ाई और अपनी पुआल की टोपी पकड़कर बोला, अरे क्या तुम रास्ते से हट जाओगे? हम आगे निकल जाएंगे। कुरिना ने अचानक अपना सिर घुमाया और ललित को घूरा, फिर अपनी दाहिनी कलाई घुमाई और तुरंत लफी के सिर पर वार कर दिया। चलो मैं तुम्हारा वजन करके देखता हूं कि क्या तुम में जोरों के भरोसे लायक ताकत है। कुरिना ने ऐसा ही सोचा। कुरिना ने अचानक अपनी तलवार निकाली और वार किया, जिससे ललित चौंक गया और वह जल्दी से एक ओर को भाग गया। हालांकि कुरिना का ब्लेड अचानक क्षैतिज रूप से घूम गया और हैंडल से लफी के चेहरे पर जा लगा। कुरिना की वर्तमान ताकत उनकी क्षमता से कहीं अधिक थी, इसलिए इस प्रहार ने सीधे लफी के चेहरे को विकृत कर दिया और उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से बाहर निकल गया। ललित एक जोरदार धमाके के साथ सीधे बगल की इमारत की दीवार से टकराया, जिससे दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। ललित। संजय चिंतित था, पर वह एक सज्जन पुरुष था जो किसी औरत को मार नहीं सकता था, इसलिए उसने कुरिना से लड़ाई नहीं की, बल्कि जल्दी से ललित को देखने चला गया। नतीजा यह हुआ कि कुरिना ने उसे रोक लिया और पूछा, क्या तुम बाराती रेस्टोरेंट में रसोइया नहीं हो? तुम समुद्री डाकू क्यों बन गए? संजय को एक शब्द भी बोलने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि उसे वास्तव में ज़हीर ने बाहर निकाल दिया था, जो नहीं चाहता था कि वह जीवन भर रेस्तरां में रहे। इसलिए जब ललित और जोरो आए तो ज़हीर ने संजय को उनके साथ भेज दिया। लेकिन अंतर यह है कि इस बार कोई क्रेग समुद्री डाकू और कोई तेजस नहीं है, इसलिए संजय जब लफी के जहाज पर चढ़ा तो वह अधिक अनिच्छुक था। बेशक उसके भागने की एकमात्र वजह वह खूबसूरत महिला नैना थी। फिर संजय जल्दी ही सभी सदस्यों के साथ घुल मिल गया। बारिश में सिगरेट जलाना मुश्किल हो रहा था। संजय ने लाइटर लिया और कुछ बार क्लिक किया, लेकिन बार बार नाकाम रहा। उसे कड़वी मुस्कान के साथ कहना पड़ा, मेरी खूबसूरत मरीन लेडी, आप यहाँ क्यों हैं? मैं लोगेटाउन मरीन बेस में मेजर हूं, तो जाहिर है यह यहीं होगा। कुरिना ने ठंडी सांस ली। इस समय खटपट की आवाज हुई। ललित छेद से बाहर आया, अपनी बाहों और शरीर को हिलाया, लेकिन हालांकि वह भयभीत लग रहा था, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तुम्हें चोट कैसे नहीं लगी? कुरिना हैरान था। आह, मैं रबर वाला हूं, इसलिए तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। ललित ने कमर पर हाथ रखकर रौब दिखाते हुए कहा। दरअसल हकी लगाव की अनुपस्थिति में ललित को ज्यादा चोट नहीं लगी, क्योंकि कुरिना ने बस एक हल्का सा वार किया था। रबर मैन, तुम शैतानी फल इस्तेमाल करने वाले हो? कुरिना को अचानक समझ आ गया, इसलिए वह थोड़ा नीचे झुकी, अपनी तलवार वाडो इचिमोंजी को पकड़ी और बोली, चूंकि मैं तुम्हें जिंदा नहीं पकड़ सकती, इसलिए मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। अचानक कुरिना के पैर से जमीन पर पड़ा पत्थर का टुकड़ा उछलकर कुचल गया। वह बहुत तेज गति से ललित की ओर दौड़ी और उसकी कमर पर वार कर दिया। ललित ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कुरिना की तलवार का वार बहुत तेज था, इसलिए ललित उसे पूरी तरह से चकमा नहीं दे सका। तेज धार उसके कपड़ों को चीरती हुई उसके पेट पर घाव कर गई। अरे अरे अरे, यह दुखदायक है। ललित घायल और गुस्से में था, इसलिए उसने कुरिना की ओर एक गोमुनो पिस्तौल मुक्का मारा। कुरिना ने लफी की उड़ती हुई मुट्ठी को बगल से बचा लिया, उसके फैले हुए हाथ को देखा और उसे काटने के लिए अपना ब्लेड उठाया। यदि यह वार नीचे गिरता तो ललित का एक हाथ अवश्य कट जाता, किंतु इस समय दोनों पार की हुई तलवारें अचानक बगल से निकल आईं और कुरिना की गिरती हुई तलवार को रोक दिया। वो जोरो था। जब उसने ललित को घायल होते देखा तो उसे अंदाजा हो गया कि इसका अंत अच्छा नहीं होगा,
इसलिए वो तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ा। एक झटके के साथ सभी तलवारें आपस में टकराईं और चिंगारी निकली, लेकिन जोरो भारी बल के दबाव में जमीन पर आधा झुक गया। जोरो की बाहों की नसें नीली पड़ गईं, माथे पर पसीना आ गया, पर वह बारिश में भीग गया था। उसने कुरिना को रोकने की पूरी कोशिश की और संजय से बोला, अरे मूर्ख, ललित को लेकर जल्दी से निकल जा। अब कुरिना और ताशिगी, जो दोनों ही सुंदर महिलाएं थीं, के सामने संजय कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए अब उसका काम सिर्फ ललित को बचाना था। इसलिए उसने ललित को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए घटनास्थल से दूर ले गया। कुरिना के साथ आए सैनिक गोली नहीं चला सकते थे क्योंकि बारूद बारिश से भीगा हुआ था, इसलिए वे केवल तलवारें लेकर ही उन दोनों को रोकने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन संजय ने उन्हें एक एक करके लात मारकर भगा दिया। जोरो, तुम क्या सोच रहे हो? कुरिना जोरो पर दबाव डालता रहा और खुद को फुसफुसाए बिना नहीं रह सका, हालांकि वह बेवकूफ शैतानी फल खाता है, क्या वह तुम्हारी वफा